हम देखते हैं। हाँ, तो बहुत-बहुत ऑनलाइन कक्षा में धन्यवाद आप लोगों का। और आज जो चर्चा करने की बात चल रही है, वह मूल रूप से है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं या जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं, ऐसे बालकों में मंदबुद्धिता आती क्यों है? उसका रीज़न क्या है? आनुवांशिक कारक है उसमें कुछ, कि जैविक कारक है, कि दोनों मिलकर के ऐसा करते हैं? और ऐसे लोग देखा जाए तो वास्तव में किन कारणों से विक्षिप्त होते हैं और फिर उन्हें शिक्षा कैसे दी जाए? क्योंकि समाज में यह तमाम प्रकार की आजकल देखने में आता है कि तमाम सामान्य बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही घरों में 1-2 बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो निम्न बुद्धि के होते हैं, अर्थात मूल रूप से अगर देखा जाए तो जिनकी मानसिक बुद्धि जो होती है लगभग बुद्धिलब्ध भी 70 से नीचे अगर है, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को मंद बुद्धि कहा जाता है। कारण कि मानसिक मंदता जो होती है ना, वो वास्तव में यह एक प्रकार की दुर्बलता होती है। किस प्रकार की? विकास के लिए। जो मानसिक रूप से अपना विकास नहीं कर पाता है, जिसकी बुद्धिलब्धि मापने पर 70 से नीचे आती है, ऐसे बालकों को मानसिक बीमार कहा जाता है, मानसिक रोगी कहा जाता है, मानसिक रूप से विकलांग कहा जाता है। ऐसे बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, वह कहीं न कहीं अवरोधित हो ही जाता है। इस तरह से मानसिक मंदता क्या है? तो सबसे पहले इस पे हम थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं, फिर आपके कमेंट को देख लेते हैं कि उसमें आप लोग क्या दे रहे हैं मानसिक मंदता या मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो देखिए, जो मानसिक विकलांगता की स्थिति कब शुरू होती है अगर इसे देखा जाए, तो 18 वर्ष से पूर्व कभी भी हो सकती है। यानी बालक का जन्म हुआ और 0 से 18 वर्ष के बीच में किसी भी टाइम वह मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। जैसे उसमें जो विकलांगता की बात आती है, जो उसमें दिव्यांगता के बाद जो कुछ कमियाँ की बात आती है, उसमें जैसे होता है कि गृह कार्य, स्वयं की देखभाल ना कर पाना, अध्ययन में कमजोर रहने वाले बालक, संवेदनहीनता, संवादहीनता, समाज में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चों को मानसिक मंदता, मानसिक मूर्ख या कम अक्ल वाला या जड़ बुद्धि वाला बालक कहा जाता है। इसीलिए जो मानसिक मंदता की बात आती है, उस मानसिक मंदता में अगर देखा जाए, तो जो औसत रूप से उनकी जो विशेषताएँ होती हैं, वह क्या होनी चाहिए? यानी जो औसत विशेषताओं से भी कम बौद्धिक योग्यता वाले होते हैं और ये बीमारी होती है, वह 18 वर्ष से पूर्व प्रारंभ हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है, जिस प्रकार का उनको व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चे वैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो मानसिक मंदबुद्धि ये क्यों आती है? इसके लिए जो मूल रूप से इसकी परिभाषा बताई जाती है, वह यही है कि मानसिक मंदबुद्धि के अवरुद्ध तथा अपूर्ण विकास की वह स्थिति है, जो विशेषकर विकास के काल में उत्पन्न हुई विकृत होती है। यानी इसका जो विकार होता है, वह जन्म के समय ही ज़्यादातर हो जाता है, जो समग्र बौद्धिक स्तर, ज्ञानात्मक, भाषा प्रेरक, चालक तथा सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है। यानी जो मानसिक बुद्धि होती है, वास्तव में देखा जाए तो कुछ में तो ये जन्मजात आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में पर्यावरण में आने के बाद, यानी लोगों को संगत या उस प्रकार के जो क्रियाकलाप करते हैं, उसके आधार पर भी यह हम जान पाते हैं कि कक्षा में बालक बैठे हुए हैं, सब पढ़ रहे हैं, किसी ने अपने कार्य को नहीं पूरा कर पाया, वह कुछ चीज़ों को लेट से समझ पाता है। ऐसे बच्चों को कहीं न कहीं हम देखते हैं कि असहज महसूस करते हैं सीखने में। ऐसे ही लोगों को मानसिक मंद कहा जाता है, मानसिक मंदिता वाला बालक कहा जाता है। और मूल रूप से जो आईक्यू होती है, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट होती है, वह 70 से नीचे ही पाई जाती है। तो एक बार थोड़ा-सा आपके कमेंट को देख लेते हैं कि आप कितने लोगों ने क्या-क्या इसके विषय में कहना चाहा है। तो इसमें देखिए, निधि शुक्ला, अंशु और पद्मा सिंह, शिवांगी यादव, खुशबू मिश्रा, लबी, कीर्ति, हर्षित शुक्ला, इसी तरह से अंकित मिश्रा, आप समस्त लोगों को गुड आफ्टरनून। इसी में नेहा सिंह ने कमेंट किया है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि 80 या 85 से कम होती है, प्राय
यह मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। कभी-कभी परिवार का पिछड़ेपन और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालक जटिल परिस्थितियों को सीखने में प्रायः असफल रहते हैं। इनका भी कहना है कि 80 से 50 देखा जाए तो ऐसे बालक जो वास्तव में 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ऐसे ही बालकों को मानसिक मंद कहा जाता है। इसी तरह से हर्षित ने दिया कि मंदबुद्धि एक प्रकार की समस्या है जो बच्चों के अधिगम में बाधक होती है, क्योंकि जब बालक मंदबुद्धि होगा तो सीखेगा नहीं, यानी सीखने में उसकी गति कम होगी। इसी तरह से कीर्ति यादव लिखती हैं कि इसमें हेरिडिटी और जैविक दोनों होते हैं, माने वंशानुक्रम और वातावरण दोनों इसके जो है कारक माने जाते हैं। और शिखा शर्मा सर का वीडियो नहीं दिख रहा है, चूंकि हमने वीडियो को बंद किया, हमारे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, हमने कहा कम से कम आवाज पहुंचती रहे, इसलिए हमने वीडियो को बंद किया हुआ है। अब किसी ने कहा कि कीर्ति ने रखे हैं कि बच्चों पर वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, तो वातावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम किसका प्रभाव अधिक पड़ता है, इसको तो कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता कि किस कारण से बालकों में मंदता आती है। मंदता तो दोनों का ही एक तरह से देखा जाए तो मेल होता है, वह वंशानुक्रम और वातावरण का। इसी तरह से नया सिंह ने एक जगह फिर लिखा अपना कमेंट दिया कि मानसिक मंदता एक ऐसी विकृति है जिसे ऐसे बौद्धिक क्षमता में अनुकूलित व्यवहार से चिन्हित किया जाता है जो कि औसत से काफी निचले दर्जे का होता है। मानसिक दुर्बलता मंदता से ग्रस्त व्यक्ति की बुद्धिलब्धि अवश्य ही 70 से नीचे होती है। देखिए एकदम स्पष्ट हो गया, 70 से नीचे बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति ही मानसिक मंद कहलाते हैं। इस तरह की मानसिक मंदता की शुरुआत 18 साल की उम्र की पूर्व हो जाती है। बिल्कुल सही है। इसी तरह से मानसिक मंदता का वर्गीकरण जो है, इसमें उन्होंने 3 प्रकार का बताया है, एक चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक तथा हाँ, ये 3 रूप से मूल रूप से होते हैं कि माने एक तो मनोवैज्ञानिक रूप होता ही है, चिकित्सीय होता है, दूसरा शैक्षणिक रूप से होता है। इसमें कौन पीछे जा रहा है, इसके आधार पर उसको मानसिक मंद कहा जा सकता है। तो आइए अनामिका का देख लेते हैं, इन्होंने लिखा कमेंट दिया, जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम हो उसे मंदबुद्धि का बालक कहते हैं। ये तो लगभग कन्फर्म हो गया। अगर ये प्रश्न आता है कि मानसिक बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, मानसिक रूप से मंद जो बालक हैं, ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका उत्तर दे सकते हैं कि जिनकी बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो वास्तव में मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं, इनको हम पहचानेंगे किससे? तो पहचानने का रूप यही होता है कि अगर ये कक्षा में होते हैं तो आप देखेंगे वो कक्षा में काम को धीमे करते हैं। ये सबसे एकदम बिल्कुल कट-कट कर आते हैं, जल्दी लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते हैं। इनके कार्य करने की गति में बहुत मंदता होती है। इनको लोगों के साथ समायोजन करने में तमाम प्रकार की समस्या होती है। तो मानसिक रूप से जो पिछड़े होते हैं, वास्तव में इसमें हम अगर इनका निरीक्षण या परीक्षण करना चाहें तो देख सकते हैं कि ऐसे बालक जो कुछ भी शिक्षा के द्वारा उन्हें कक्षा में प्राप्त करना चाहिए, वे उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम पहचान सकते हैं। ऐसे बालक शारीरिक रूप से अयोग्य हो जाते हैं, संवेगात्मक तौर पर ये अस्थिर हो जाते हैं। इनको हम बुद्धिलब्धि के द्वारा निश्चित रूप से पहचान सकते हैं। हमारे बुद्धिलब्धि को पहचानने का तरीका क्या होता है? उसके लिए कोई न कोई टेस्ट लेना पड़ता है। जैसे कक्षा 8 का बालक है, तो कक्षा 8 के स्तर के समस्त प्रश्नों को अगर वो दे ले जाता है, तो सामान्य बुद्धि का है। लेकिन कक्षा 8 के प्रश्नों को वह नहीं दे पाता है और इतना ही नहीं, वह कक्षा 7 के भी अपने पहले कक्षा के बच्चों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, सिलेबस का उत्तर नहीं दे पाता, तो उसे भी मंदबुद्धि कहते हैं। इसलिए जो बालक जिस कक्षा में पढ़ रहा है, अगर उस कक्षा के स्तर का जो सिलेबस रखा है, उसके प्रश्नों को उत्तर सही से दे लेता है, तब समझो उसकी बुद्धिलब्धि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अपनी कक्षा से ऊंची कक्षा का भी जो सिलेबस उसके भी प्रश्नों को उत्तर दे लेता है, तब उसे हम प्रतिभा तीव्र बुद्धिवाद कहते हैं। लेकिन जो बालक अपनी कक्षा के साथ-साथ अपनी निचली कक्षाओं के भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, ऐसे बालक की बुद्धिलब्धि हमेशा कम होती है। और जो बालक वास्तव में मानसिक रूप से काफ़ी पिछड़ा कपड़ा है कि जिसकी शारीरिक आयु मान लो किसी की 10 वर्ष है और उसकी मानसिक माने जो उस 10 वर्ष में जितना प्राप्त करना चाहिए, अगर वह ज्ञान उसके पास नहीं है, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष ही मानी जाएगी। अगर
के प्रश्नों का उत्तर देने में अपने को असमर्थ समझता है, ऐसे बालकों को मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। लेकिन अगर कोई 12 वर्ष के समस्त पाठ्यक्रमों में जो उसके समान आयु वर्ग के बालक हैं, उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर वो दे लेता है, अपने विषय से संबंधित पाठ्यक्रमों का उत्तर दे लेता है, तो ऐसे बच्चों को हम सामान्य बुद्धि वाला बालक कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी उम्र के अधिक स्तर के, यानी 10 वर्ष का बालक वर्ष के बालक की अवस्था बालक के प्रश्नों का या उसके पाठ्यक्रम जो उसके लिए निर्धारित किया उसका भी उत्तर अगर सही दे लेता है तो उसकी मानसिक बुद्धि ज़्यादा मानी जाती है। यही है बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए इसका फार्मूला चलता है कि पहले मानसिक बुद्धि और वास्तविक बुद्धि को जान लेते हैं। तो वास्तविक बुद्धि का पता लगाने के लिए उसकी जो तैथिक आयु होती है, जब से उसका जन्म हुआ 0 से अब तक कितने साल का इसको देख लेते हैं। और मानसिक आयु जानने के लिए उसकी हम विकास की क्षमता को देते हैं, सीखने की क्षमता को देते हैं, वास्तव में कितना अब तक सीखा हुआ है, क्या चीज़ सीख पा रहा है, क्या चीज़ नहीं सीख पा रहा है। तो इस तरह से हम उसकी बुद्धिलब्धि को निकालते हैं सूत्र के आधार पर और उस पर हम देखते हैं कि उसका वास्तव में बुद्धिलब्धि के आधार पर उसकी उपलब्धि कितनी आ रही है। हाँ, अब आप लोग क्या बता सकते हैं बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है? आईक्यू बराबर क्या होता है? एमए बटा सीए गुणे 100 या सीए बटा एमए बटा 100 या कुछ और? आप इसको बताने का कमेंट में प्रयास करें। हाँ, अब हम बताते हैं आपको तब तक कि जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, यह आखिर होता क्यों है? तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, कुछ तो बालक वास्तव में जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, ऐसे बालकों में जो कहा जाता है कि जे कुछ लोगों ने कहा कि वंशानुक्रमिक होता है। माने माता-पिता अगर पढ़े-लिखे हैं, अच्छे बुद्धि वाले तो बच्चे ऑटोमेटिक उनके बुद्धिमान हो जाते हैं। लेकिन अगर एक माँ या पिता में से कोई एक ज़्यादा बुद्धिमान, एक कम है, उसकी मंदता का प्रभाव बच्चे में आ जाता है। इसीलिए फ्रेजाइल एवं सिंड्रोम ने एक सिद्धांत बताया है कि जिसमें इस स्थिति में मानसिक मंदता जो होती है गुणसूत्रीय दोष के कारण होता है। इस आनुवंशिक विकार में माता या पिता किसी का भी जो यक्ष गुणसूत्र होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि महिला में यक्ष यक्ष गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में यक्ष और वाई होते हैं। तो जब यक्ष गुणसूत्र क्षतिग्रस्त होता है तो माता हो सकता है, पिता का हो सकता है। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वह निश्चित रूप से पुरुष का ही होता है, पिता का ही होता है। इसलिए कहते हैं कि यह क्षति अगर यक्ष गुणसूत्र क्षतिग्रस्त होता है तो ये क्षति गुणसूत्र बच्चे में आता है और जिसके आधार पर फ्रेजाइल एवं सिंड्रोम वाले व्यक्तियों को मानसिक मंदता होती है। इसका प्राय है कि चेहरे के हल्के विकार होते हैं, जिनमें कानों और माथे का सामान्य से बड़ा होना शामिल होता है। यानी किसी का माथा या कान बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो यह भी एक तरह से मानसिक मंदता की पहचान को ही दर्शित करना चाहता है। इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें है कि अपजनन के रूप में भी जाना जाता है या यक्स क्रोमोसोम की कमी से होता है या तो सामान्यतः बालिकाओं में होता है, यानी इनके अंदर जो सेक्सुअल गुण होते हैं ये अवांछित रूप से विकसित नहीं हो पाते और इस तरह से यह बीमारी में एक जो रेशियो निकाला गया है 2500 लड़कियों में से किसी एक में यह रोग हो जाता है। इसका मूल लक्षण क्या होता है टर्नर टर्नर सिंड्रोम का, यानी इनका कद छोटा होता है, हाथ और पाँव में हमेशा सूजन रहती है, जो उनके स्तन है इनका अच्छी रूप से विकास नहीं हो पाता है, कान छोटे होते हैं, इनके अंदर एक तरह से बाझपन आ जाता है, प्रजनन अंगों का अविकसित होना, मोटापे में वृद्धि होना, छोटे अविकसित नाखून होते हैं। इस तरह से इनके कानों में सुनाई भी कम पड़ता है। यह एक ऐसा बीमारी है जो जैविक मानी जाती है, जो माता-पिता के द्वारा पाई जाती है, जो यक्ष गुणसूत्र के नष्ट होने के कारण पाई जाती है। अगर माता-पिता किसी के द्वारा भी यक्ष गुणसूत्र कहीं से नष्ट हुआ है, वो संतान में जाता है, तो उसके अंदर मानसिक मंदता ऑटोमेटिक आ जाती है। इसी तरह से कुछ और इसके कारण होते हैं कि अगर हम ऐसा चाहें, कुछ बच्चों में हम इन कारकों को कैसे पहचानें? अच्छा देखिए 2 चीज़ होती है, एक तो होता है मानसिक मंदता क्या होती है, दूसरा होता है मानसिक अगर इसको देखा जाए तो एक डिजीज़ होती है। तो कुछ लोग मानसिक बीमारी को भी मानसिक मंदता मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए जो मानसिक मंदता होती है वास्तव में यह कुछ अलग चीज़ है और मानसिक रोग अलग होते हैं। जैसे जो मानसिक मंदता होती है, कहते हैं कि आप विकासात्मक अवधि में
हम्म, इस तरह से हाँ, देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, इसमें फोन ऑन आने लगा था। तो हम बता रहे थे कि जो मानसिक मंद व्यक्ति होते हैं, मानसिक रोग दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मंदता और रोग में। मानसिक चूंकि मेंटली डिजीज भी है, और इस तरह से एक तरह से मेंटली जो उसके अंदर कुछ विकास की कमियां है उसको मंदता कहते हैं। तो जो मंदता होती है विकासात्मक अवधि में दिमाग के कम विकसित होने की स्थिति होती है, जबकि जो मानसिक रोग होता है एक बीमारी होती है। मानसिक मंदता 18 साल से कम किसी भी व्यक्ति में कभी भी हो सकती है, लेकिन जो मानसिक रोग होता है वो जिंदगी में कभी भी हो सकता है। ध्यान देना, अगर ये प्रश्न आता है कि मानसिक मंदता की वास्तव में निश्चित जो आयु है वह कब तक है, तो आप बता सकते हैं कि 0 से 18 साल तक के बच्चों में किसी भी समय मानसिक मंदता आ सकती है। लेकिन जो मानसिक रोग होता है वह जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, मृत्यु तक किसी भी समय आजन्म आजीवन जब तक हो तो बीमारी उसको मानसिक रोगी वह हो सकता है। कहा जाता है जो मानसिक मंद व्यक्ति होते हैं इनका कोई इलाज नहीं है, बल्कि शिक्षण प्रशिक्षण से सिखाया पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो मानसिक रोगी होते हैं इनको चिकित्सीय सहायता से इसका इलाज संभव होता है। इसमें इलाज तो संभव है मानसिक रोग के लिए, लेकिन मानसिक मंदता में इलाज संभव नहीं है, बल्कि इसका केवल एक व्यवहारिक दिया जाता है उपचार कि आप शिक्षण अच्छा करिए, उसको कुछ सिखाइए पढ़ाइए जिससे वह अपना उचित विकास कर सके। और जो मानसिक मंदता होती है इसका कारण गर्भकाल के दौरान, जन्म के समय व गर्भ के धारण के समय हो सकता है। लेकिन जो मानसिक रोग होता है इसका कारण मनोवैज्ञानिक व सामाजिक होता है। अब आइए हम कुछ आनुवांशिक गुणसूत्रीय कारकों को देखते हैं जिसके कारण मानसिक मंदता होती है। क्योंकि मूल रूप से अगर देखें, एक अनुवांशिकी होता है, दूसरा पर्यावरण में सब आ जाता है, चाहे उसकी शैक्षिक व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था, सारी व्यवस्था आ जाती है। लेकिन आनुवांशिकी या गुणसूत्रीय जो कारक होता है या मूल रूप से माना जाता है, तो पहले इस कारक को हम देखते हैं, फिर उसका जो दूसरा मूल कारक पर्यावरण उसको देखते हैं। तो जो आनुवांशिक गुणसूत्रीय कारक होता है उसका जो अभिप्राय होता है कि माने आनुवांशिकता क्या है, जो माता पिता से अपने संतानों में ट्रांसफर होता रहता है गुण। यानी एक बालक या माता पिता के जो गुण होते हैं वह गुण अपने निचले 7 संतानों तक जाते हैं और ऊपर के जो 7 संतान उनके माता पिता दादा इत्यादि उनके द्वारा उनको प्राप्त हुए होते हैं। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे हम कहते हैं कि सेवन 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 आगे सेवन पीछे चलता है। इसी तरह से पिता का हो चाहे माता को, दोनों के भी साथ साथ जो पीढ़ियां होती हैं उनके गुणसूत्रों का एक तरह से देखा जो ट्रांसफर होता चला जाता है। और जब 7वीं पीढ़ी आती है तब उसका जो गुण होता है कुछ कम होने लगता है। लेकिन मूल रूप से अगर देखें तो 7 पीढ़ियों तक ये जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, ये ट्रांसफर होते चले जाते हैं। तो इसमें जो होता है कि आनुवांशिक क्या है, एक तरह से विकार हो, एक विकार होता है जो माता पिता से बालकों में आता है। जैसे जब महिला जन्म कोशिका पुरुष जन्म कोशिका से निषेचित होती है तो गर्भधारण होता है, ये तो साधारण सी बात है। लेकिन गर्भधारण के समय से ही जीवन का प्रारंभ होता है। व्यक्ति का जीवन की वंशानुगत विशेषताएं इसी क्षण से ही निर्धारित होनी प्रारंभ हो जाती हैं। गर्भधारण पर नवसृजित बच्चे को माता तथा पिता दोनों के 23 गुणसूत्र मिलते हैं। इस प्रकार से किसी एक बालक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 हो जाती है। और वही 46 गुणसूत्र जो होते हैं वो बालक के गुणों का निर्धारण करते हैं को बालक कैसा होगा। कहते हैं कि यदि माता पिता के जीन्स में कोई विकार उत्पन्न हो जाए और इस विकार पूर्ण जीन्स के कारण ही मानसिक मंदता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसके कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। इसका मूल कारण क्या होता है, अभी जो मैंने बताया कि फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये सब इसके कारक बनते हैं। बल्कि कहते हैं कि जो बच्चे गर्भावस्था में हैं, ऐसे बच्चों में हम उसे मानसिक मंद ना होने दें, उसे मानसिक रूप से बुद्धिमान बनाना हो, तो एक चीज तो विशेष रूप से जो खतरा मंडराता है वह एचआईवी का होता है। क्योंकि अगर उसमें से माँ एचआईवी ग्रसित है तो वह रोग बीमारी जो है बच्चों में भी आ सकती है। और यही कारण है कि बच्चे के विकास पर, उस भ्रूण के विकास पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है और उसके अंदर मानसिक दुर्बलता आ जाती है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं कि बच्चा गर्भ में है तो उसका बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं। कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराने से भी
जो उसकी रेज होती हैं, एक गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों के मानसिक विकलांगता के उपचार के लिए तमाम जो दवाइयाँ होती हैं, जो खिलाई जाती हैं, वो वास्तव में उतना उपयुक्त नहीं हो पाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर माता गर्भ को धारण कर चुकी है, उसको विशेष रूप से खान-पान पर ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार के चोट आदि से नहीं लगनी चाहिए। इतना ही नहीं, एक और कारण होता है कि जो माँ की उम्र 18 वर्ष से अगर 35 वर्ष के मध्य है, इस बीच में अगर कोई संतान होती है, तो वह जो संतान होती है वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान और लगभग-लगभग मानसिक रूप से स्वस्थ होती है। लेकिन 18 के पहले और 35 के बाद जो संतानें होती हैं, उसमें कहा जाता है कि कुछ गुणसूत्र जो असामान्य होने लगते हैं। अर्थात अब सामान्य कपड़ा है कि वे बैलेंस में ना आकर के डिसबैलेंस होने लगते हैं और ऐसी स्थिति में बालकों में मंद बुद्धिता आने लगती है। दूसरी चीज जो इसमें आती है कि अगर परिवार में मानसिक मंदता चली आ रही है, तो वह गुण उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है। या जो एक हमारे यहाँ चलता है कि गोत्र आदि में विवाह किया जाए कि ना किया जाए, सगोत्री विवाह जो मनाही है पहले से वैदिक काल चला रहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज आज चाहते हैं, करते भी हैं। इसी कारण से हमेशा जो शादी विवाह की बात आती है, उसमें मानसिक मंदता एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर उसको हम ध्यान नहीं देते हैं तो कारण क्या होता है कि अगर जैसे पारिवारिक रिश्ते बहुत घनिष्ठ होते हैं, खून का रिश्ता नजदीकी होता है, पति तथा पत्नी के मध्य बहुत ही नजदीकी खून का रिश्ता है, तो समझ जाइए कि वहां पर मानसिक मंदता होने के लगभग-लगभग चांसेस आ जाते हैं। यही कारण है कि सगोत्रीय विवाह को मनाही किया जाता है। कभी भी एक ही गोत्र की कन्या और जो बालक है, इन दोनों का विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो अभी आई कि 18 से 35 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, ये बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के जन्म के लिए सबसे अच्छी समय के रूप में मानी जाती है। अगर इसके ऊपर या कम में होता है, तो ऐसे बच्चे अल्पायु या मानसिक रूप से तमाम प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। आइए थोड़ा-सा आपके कुछ कमेंट देख लेते हैं इस बीच में, कि आपने क्या कहा है। तो देखिए, यहाँ पर शिखा लिखती हैं कि मानसिक मंदता के 3 प्रकार से देखते हैं, बुद्धि लब्धि के आधार पर, अनुकूल क्षमता के आधार पर और नैदानिक के आधार पर, डायग्नोसिस के आधार पर हम जान सकते हैं, अनुकूलन के माने जो पर्यावरण होता है उसके आधार पर और जो उसकी बुद्धि या जो मानसिक विकास उसके आधार पर पा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और इसी तरह से शैलेंद्र गुप्ता ड्यू टू हेरिटेंस माने तो हेरिटेंस को बता रहे हैं, माने अनुमानसिकता को ज्यादा से ज्यादा। इसी तरह से हर्षित लिखते हैं मानसिक मंदता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, बिल्कुल सही है। यही कारण है कि जो लोग देखते हैं ना, परिवार और खानदान क्यों लोग देखते थे पहले, अब ये चीजें थोड़ा-थोड़ा दूर होती जा रही हैं, जबकि गलत हो रही है। पहले ऐसे लोग जा करके परिवारों में देखते थे, उनके खानदानों में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, इनके लोग किस प्रकार की बुद्धि वाले रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद ऐसा करते थे। अगर किसी के घर में आज भी देखिए तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती है वंशानुगत, जैसे आजकल तमाम जो सामान्य बीमारी एक चल गई है, जैसे हम कहते हैं शुगर, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां अगर हैं तो ब्लड प्रेशर इत्यादि की, ये उनके बच्चों में सामान्यतः ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती हैं और ये पीढ़ी पीढ़ी बढ़ने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी बीमारी से हमें बचना चाहिए और परिवार में जब शादी विवाह करते हैं, तो उस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हाँ, इसी में किसी ने लिखा कि सर अब आवाज़ बहुत आ रही है क्योंकि हम छत के ऊपर बैठे हुए हैं सौहार्द और छत पे जानते हुए कि यहाँ पे रोड है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं तो आवाज़ जाएगी ही। उस आवाज़ को तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता, इसलिए आवाज़ ज़्यादा जा रही है। और कीर्ति सर चैट पर होंगे हम चैट अच्छा, हाँ, छत पर होंगे, सही कह रहे वातावरणीय क्लास है, एकदम बिल्कुल जैसे अनामिका लिखी वातावरणीय क्लास का मतलब कि आश्रम पद्धति में जैसे ज़मीन बैठ जाते थे जहाँ, तो वो चीज़ थोड़ा-सा नहीं मिल पा रही है कि हम लोग यहाँ पर किसी जंगल में चल कर के बैठ के पढ़ाएँ, शहर के बीच में रह रहे हैं इसलिए गाड़ी-घोड़े का आवाज़ ज़रूर आएगी। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने फिर लिखा है, तो हम आगे बढ़ाते हैं कि जो मानसिक मंदता का मूल कारण होता है, उसमें 2-3 चीज़ें जो बताया, वो तो बहुत उपयोगी रही हैं। इसी तरह से जो पर्यावरण होता है, ये भी बच्चों को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। पर्यावरण से प्रायः क्या होता है
जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, अगर अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना-बैठना है, बोल भाषा है, तो उनके संस्कार हमारे अंदर धीरे-धीरे क्या होते हैं, ट्रांसफर होने लगते हैं, आने लगते हैं, अडॉप्ट हम कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों की संगत आप देखेंगे नशेड़ी, जुएड़ी, गलत खान-पान वाले लोगों के साथ हो जाता है, ऐसा बालक चाहे कितने भी उत्तम कुल खानदान का हो, वह उसी वातावरण पढ़ करके जितनी उसकी सोच होती है वैसा ना सोच करके घटिया किस्म के विचारों को सोचना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। इसका क्या मतलब होता है? यानी एक तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है कि हम किनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनका वास्तव में वातावरणिक जो संस्कार कैसे हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल जो गलत ट्रेंड चला गया, तमाम प्रकार की गलत चीज़ों को खाना-पीना और आवेश में रहना, यही हमारे संस्कारों को गिरा रहे हैं और एक तरह से भी सब कुछ अच्छा होते हुए भी, कुल खानदान होते हुए बालक जो होता है, वह मानसिक रूप से कहीं न कहीं मंद हो जाता है, झगड़े-फसाद में फँस जाता है, जो असामाजिक तत्वों के साथ रह कर के असामाजिक कार्यों करने लगता है। इस प्रकार से जो कार्य करने वाले उनको भी हम मानसिक मंद ही कहते हैं। तो वातावरण और वंशानुक्रम में अगर सुपर माना जाए कौन है बालक के विकास के लिए, तो दोनों एक बराबर हैं, ना तो किसी को कम किया जा सकता, ना किसी को ज़्यादा कहा जा सकता है। कारण कि अगर किसी बालक के माता-पिता वास्तव में पढ़े-लिखे नहीं, उनके अंदर कोई अच्छे संस्कार नहीं, संतान है, तो उसकी बुद्धि उतनी ज़्यादा तीव्र नहीं हो पाती, चाहे कितना भी अच्छा उसको पर्यावरण क्यों ना दे दिया जाए। लेकिन वो अपवाद होता है 1-2% कि किसी का कहीं हो गया, नहीं तो आप देखेंगे कि लगभग-लगभग ये होता है कि अगर अच्छे माता-पिता, दोनों पढ़े-लिखे हैं, दोनों की हाइट अच्छी है, दोनों के कल्चर अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो वह गुण बालकों में निश्चित रूप से आ जाता है। अगर उन्हें थोड़ा-सा अच्छा वातावरण, माहौल में उनको पालन-पोषण दे दिया, ऐसे बच्चे बहुत ही तीव्र बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली हो जाते हैं। लेकिन इसी के उलट होता है, कितना भी अच्छा पढ़ा-लिखा कुल खानदान क्यों ना हो, वंशानुक्रम क्यों ना हो, लेकिन बालक यदि गलत वातावरण में पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में पड़ जाता है, तो वह उसी प्रकार का बिहेव करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि वातावरण, वंशानुक्रम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी एक सिक्के में 2 पट होते हैं। ऐसा तो नहीं कि हाँ, किसी एक के बगैर एक रह सकता है। उसी तरह से किसी बालक के विकास में ये दोनों चीज़ें बहुत ही अनिवार्य होती हैं और मानसिक मंदता में इनका जो कारण होता है, ये मूल होता है। इसीलिए मानसिक मंदता में भी हमें ध्यान देना है कि उनका वातावरणीय परिवेश भी हमें अच्छा रखना चाहिए। अच्छा, रही बात थोड़ा-सा खान-पान की बात होती है और जो अब तक गर्भावस्था की बात चल रही है कि हाँ, बच्चों में इस प्रकार से दोष आ जाता है गर्भ में ही, उसके कुछ जैसे और कारण होते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे गर्भावस्था के दौरान महिला को पर्याप्त मात्रा में अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, तो वह अल्पोषित हो जाती है। इस कारण से मानसिक मंदता आ जाती है। उस दौरान अगर महिला की आयु 20 से 35 वर्ष के मध्य में है, तब तो समझिए अति उत्तम है। अगर उससे कम या अधिक होती है, तब भी थोड़ी-सी मानसिक मंदता का कारण आ जाता है। यही कारण है कि सरकार ने जो 21 ईयर किया है, ये बहुत ही सूझ-बूझ करके इस चीज़ को रखा गया कि 20 से 35 माने विवाह की आयु लड़कियों की कितनी होनी चाहिए? 21 और पुरुषों के लिए भी 21। इसलिए 20 से 35 माना गया है। अगर 20 की आयु पूरी होती है, तो 21 से 35 के मध्य की जो आयु है, वास्तव में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। कहते हैं कि खून के रिश्ते जो होते हैं अगर बहुत ही घनिष्ठ परिवार में होते हैं, तो वहाँ पर भी मानसिक मंदता होने के तमाम कारण होता है। इसी तरह से जिनके परिवार मानसिक मंदता चली आ रही है, ऐसे बच्चे मानसिक मंद होने लगते हैं। इसी तरह से अगर बाँझपन है किसी के अंदर या गर्भपात इत्यादि की स्थिति आती है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि गर्भ धारण करने के पहले किसी डॉक्टर से सलाह ले लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि मानसिक मंदता ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे केवल लड़का हो, लड़की ना होने पावे, वे लोग तमाम प्रकार से अल्ट्रासाउंड इत्यादि में विश्वास करने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है, उस अल्ट्रासाउंड आदि की जो रेज़ किरणों के द्वारा उस बालक के मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है, जिसके कारण वह कहीं न कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और मानसिक मंदता का कारण बन जाता है। इसी तरह से
कुछ जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं अपने मन का कुछ ना कुछ दवा खा लेती हैं, उसका भी इनके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। उसके कारण से सर्दी जुकाम बुखार आदि होने पर दवाओं का बार-बार खाना लेना, बिना डॉक्टर या की सलाह से औषधि को ग्रहण करना, ये भी बालक के विकास पर कहीं न कहीं प्रभाव डालता है गर्भ में। इसी तरह से कुछ जो खान-पान में विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो संतुलित आहार होना चाहिए, जो प्रोटीन इत्यादि मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल पाती, खनिज लवण आदि नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर भी मानसिक मंदता उत्पन्न हो जाती है। कुछ महिलाएँ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करना शुरू कर देती हैं, अल्कोहल आदि लेना लगती हैं, चूँकि आजकल का थोड़ा-सा फ़िल्मी स्टाइल आ गया है लोगों के मन में, तो खान-पान उनका कुछ एक्शन में चलने लगता है। उसके आधार पर भी बच्चे पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ जाता है, उसकी शारीरिक बनावट और मानसिक बनावट दोनों विकृत होने लगती है। इसी तरह से ज़्यादा एक्स-रे इत्यादि कराने पर भी, चोट इत्यादि लगने पर अगर उसको कराते हैं, तो उससे बालक जो है अल्प विकसित होने लगता है। इतना ही नहीं, अगर गर्भावस्था की जो आयु होती है, अगर वो बहुत कम समय में हो जाती है, तो ऐसे में भी मानसिक मंदता आ जाती है। बच्चे का जन्म अगर निश्चित समय से पहले हो जाता है, तब भी कुछ भय रहता है, उसके अंदर इस प्रकार की कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि गर्भावस्था के समय काफ़ी खान-पान, बोल-भाषा, रहन-सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बच्चा जो है काफ़ी बुद्धिमान हो सके। इसी तरह से जन्म के बाद कहा जाता है अगर कोई बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, तीव्र बुखार आ जाता है, मस्तिष्क ज्वर इत्यादि होता है, वहाँ पर भी मानसिक मंदता होने का खतरा मंडराने लगता है। कारण क्या है कि अब तक तो गर्भ के अंदर की बात थी, मानसिक मंदता क्यों आती है जिसको अब तक हमने बताया। लेकिन जन्म के बाद जो वातावरणीय कारक है, वह क्यों ऐसा होता है? उसके रूप में देखिए, जब जन्म हो गया, अब तो अनुवांशिकता तो हटी, अब तो वातावरण में आ गया, अब उसके अंदर क्यों ऐसा हो रहा है? कहते हैं ज़्यादा तेज बुखार जैसे आ जाता है और मस्तिष्क ज्वर हो गया, ऐसे बच्चों में भी देखा जाता है कि मानसिक रूप से मंद होने लगते हैं। इसी तरह से अगर जन्म के बाद खान-पान, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, भरपूर उनको प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उनके अंदर भी मानसिक मंदता कुछ ना कुछ आ ही जाती है। जो माताएँ 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं अपना और उसके साथ-साथ कुछ आहार भी नहीं दे पाती हैं, ऐसे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, वे बहुत दुर्बल हो जाते हैं, उनके अंदर बीमारी आने से उनके अंदर मानसिक संक्रमण होने लगता है। और जो आजकल के तमाम प्रकार के सरकार के द्वारा प्रावधान टीकाकरण का चलाया गया है, अगर उस टीकों को हम समय पर नहीं लेते हैं, तब भी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि वह मानसिक रूप से संक्रमित होने लगता है। कहीं-कहीं पर देखा जाता है कि जैसे बालक सो रहा है और माता-पिता उसे सुला करके चले गए और वह बिस्तर से लुढ़क करके नीचे आ गया, चोट लग गई। उस चोट के कारण भी इनके अंदर मानसिक जो मंदता होती है, कमियाँ आ ही जाती हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि बच्चों को अनुशासित तो रखिए, लेकिन उनको मारिए-पीटिए मत। अगर मारिए-पीटिए तो सिर में बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सिर का जो अग्रभाग और पश्च भाग होता है, दोनों ही बहुत ही देखा जाए तो इतना अधिक ये नर्म होता है, इनमें कहीं से थोड़ी-सी चोट लगती है, तो हमारे शरीर के पूरी इंद्रियों पर प्रभाव पड़ने लगता है। इस तरह से हमें इससे बचना चाहिए और इसके उपचार के विषय में अगर हम जानें, तो मूल रूप से ये है कि पहली बात कि माता-पिता को भैया शिक्षित कर दो, उनको कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे क्या करना है, इस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे माता-पिता को ज़रूर दिया जाए कि जैसे आजकल तमाम प्रचार चल रहे हैं कि जन्म बच्चा अगर गर्भ में है, तो ऐसी माता कम से कम पढ़ी-लिखी हो, वह बच्चे को गर्भ धारण के समय क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसको बरतना ज़रूर सीखे और इसके आधार पर अपने खान-पान को, व्यवहार को अगर सही रखे, संयमित रखे, तो बालक निश्चित रूप से वह आत्मविश्वास से पूर्ण होगा, वह कुशल बुद्धि वाला होगा, वह मानसिक स्तर जो बुद्धि है, वह अच्छी होगी। इसी तरह से हमें आजकल जो पाठ्यक्रम में दिया जाता है कि हाँ, बच्चों को, बालक-बालिकाओं को विद्यालय में इस चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से मंदता को दूर करना है, किस प्रकार से अच्छी बुद्धि के बच्चों को आगे विकसित करना है। इस पर भी प्रशिक्षण होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। मेडिकल चिकित्सा से संबंधित तमाम प्रकार की जो सुविधाएँ हैं, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, जन्म के पूर्व से लेकर के गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद की बात, जन्म के बाद तक अगर हम उसकी हर शिक्षा, दीक्षा, खान-पान, रहन-सहन आदि पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं, तो ऐसे बच्चों में
जो मानसिक मंदता है उसको हम काफ़ी कुछ दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार मानसिक मंदता आ गई तो ऐसे बच्चों को सुधार पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए खान-पान मेन रूप से अगर देखा जाए तो वह गर्भधात्री जो होती है, गर्भ को धारण करने वाली होती है, उसको ही देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से अपने शरीर पर स्वास्थ्य के लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है कि देखिए आजकल तमाम प्रकार की जो बीमारियाँ हो रही हैं, बच्चों में जो मानसिक मंदता आ रही है, उसका मूल कारण यही है कि हमारे दूषित खान-पान, ये ऐसे होते जा रहे हैं कि जिसके आधार पर जो ओजस्विता है, जो हमारे अंदर एक तरह से बहुत ज़्यादा क्रोध की भावना है, ईर्ष्या की भावना है और उसमें आकर के जो हमारे अंदर सहनशीलता का अभाव हो रहा है, वह भी कहीं न कहीं हमारे मानसिक विकारों के लिए ज़िम्मेदार होता है। मानसिक विकार आते क्यों? यही सब कारण है।